नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष को किसानों के मुद्दे पर आईना दिखाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से पूर्व की सरकारों में किसानों को अनदेखी की गई है। किसानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह देखा गया है। उनके उत्थान के लिए कोई भी विशेष कार्य नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में आज खेती को बाजार, तकनीक और इसके साथ कई तंत्रों से जोड़ा जा चुका है। एक्सप्रेसवे, पार्क और कनेक्टिविटी के कारण किसानों की उपज और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक आसानी से पहुंच रही है और एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को मजबूती देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर पहुंचने के बाद भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद से उन्होंने बीजेपी और जनसंघ के गलियारों का अवलोकन किया। बता दें कि इन गलियारों में जनसंघ और बीजेपी की पूरी यात्रा की तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। और इसके बाद से पीएम मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गैलरी का भ्रमण किया और इस गैलरी में डॉक्टर मुखर्जी के जीवन से जुड़े कई चित्र और प्रतीक चिन्ह रखे गए थे। तो वहीं इसके बाद से पीएम मोदी ने बंगाल के विभाजन के दर्द को उकेरने वाले घटनाओं को गैलरी में जाकर देखा और इस गैलरी में बंगाल विभाजन के दौरान हुई घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है। और इसके बाद से पीएम मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की गैलरी का अवलोकन किया और इन गैलरियों में इनके जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को तस्वीरों के जरिए दर्शाया गया है। तो वहीं यूपी के अलीगढ़ में विश्व हिंदू रक्षा संघ न्याय के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन देखने को मिला है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के बाद से न्याय की लगातार मांग उठ रही है। हिंदूवादी नेताओं के द्वारा प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है, जिससे बांग्लादेश में इस तरह की घटनाओं को दोबारा ना किया जा सके। विश्व हिंदू रक्षा संघ और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए पत्र लिखा गया है, जिसमें लिखा गया है कि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। जो बांग्लादेश में निर्मम हत्या की जा रही है, 4-4 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं और हम यहाँ पे नारा लगाते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाईचारा बनाओ, तो ये भाइयों को ही चारा बनाते हैं। अब हमारे हाथ में कोई ताकत तो है नहीं। हम अपने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से बस यही मांग करते हैं कि जो बांग्लादेश में हमारे अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी रक्षा की जाए, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनकी रक्षा की जाए और हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की रक्षा की जाए। तो इसलिए हमने माननीय जिलाधिकारी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कठोर कार्रवाई की जाए। मैं यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं सारे संगठन के और किसान यूनियन से भी आए हैं। तो हम बांग्लादेश के जो नरसंहार हो रहा है हिंदुओं का, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हर जगह हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, हर जगह हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो मुसलमान भी, मुसलमान यहाँ पे 20% है, सुरक्षित है, उल्टा हमें मार रहे हैं। इंडिया में रह के बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, वहाँ पर भी मारा जा रहा है हिंदुओं को। ये हिंदुओं को टारगेट बना। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर जमानत दिए जाने के आदेश के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को देखकर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट ने आरोपी की अपील और जमानत याचिका का सीबीआई और पीड़ितों के परिवार ने कड़ा विरोध किया है। सीबीआई ने इस मामले में समय पर जवाब और लिखित दलील दाखिल की थी। पीड़ित के परिवार ने सुरक्षा और धमकियों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया है। सीबीआई ने स्पष्ट किया है कि वो किसी आदेश को तत्काल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे बीजेपी से निष्कासित कुलदीप सिंह को उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर ने 15 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतने ही 3 जमानत राशियां जमा करने का निर्देश देकर सेंगर को जमानत दे दी है, जिसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है।
यूपी के पीलीभीत में छात्रों के शोषण का मामला सामने आया है और यहां पर शिक्षक दिलनवाज के द्वारा 5 साल तक सिख छात्रा का शारीरिक शोषण किया गया है, जिसके बाद से दिलनवाज छात्रा का ब्रेन वॉश करके विदेश भागने की तैयारी में था। मामले को लेकर लव जिहाद शिक्षक दिलनवाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक जो है वो छात्रा से पिछले 5 सालों से लगातार शारीरिक शोषण कर रहा था। बता दें कि आरोपी शिक्षक 2 बेटियों का बाप भी है और इसके बावजूद भी दिलनवाज छात्रा पर शादी का दबाव डाल रहा था और इसी के साथ शिक्षक छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बना रहा था, जिसके चलते किसी तरह लव जिहाद शिक्षक के चुंगल से भागकर थाने पहुंची है और जिसके बाद से पुलिस ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय बजरंग दल पिछले 2 वर्षों से लव जिहाद के कई प्रकरण का पर्दाफाश कर चुका है, जिसमें चंगेज जैसा इंटरनेशनल मामला संज्ञान में आया था। और इसी क्रम में अभी जो 2 दिन पूर्व पूरनपुर के दिलनवाज जो रायपुर के रहने वाले हैं और पूरनपुर में किराए पर खानका मोहल्ले में रह रहे थे, उनका मामला प्रकाश में आया है, जो कि एक शिक्षक हैं और एक शिक्षा संस्थान में कार्यरत थे, जहां उनकी एक सिख समुदाय की बच्ची से संपर्क में आए और उन्होंने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। जैसा कि मुझे संज्ञान में आया है, वह बच्ची कुरान जैसी किताब को अपने यहाँ पढ़ती थी और अपने घर में उसकी खूबियाँ बताने लगी। उसके बाद जब विरोध हुआ, घर वालों ने विरोध किया, तब उस बच्ची को उस व्यक्ति ने बरगला के अगवा कर लिया और 4 दिन तक कमरे में बंद कर सामूहिक बलात्कार किया। और उसके बाद वह किसी तरीके बच्ची भागकर थाना माधोडंडा पहुंची और वहां सारी बात पुलिस को बताई। इसके बाद थाना माधोडंडा पुलिस प्रभारी अशोक पाल जी ने उक्त मामले को संज्ञान में लेकर परिवार से वार्ता की और उस उक्त मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी दिलनवाज को गंभीर धाराओं में जेल भेजा है। बिल्कुल। तो वहीं यूपी के पीलीभीत में दुकानों पर हुई चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है, जिसके चलते पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इसी के साथ ही पुलिस ने चोरों के पास से सुनार की दुकान से चोरी किए गए माल भी बरामद कर लिए हैं। हालांकि एक अभियुक्त अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि इन चोरों पर उत्तर प्रदेश के कई थानों में चोरी के मुकदमे पहले से ही दर्ज है और इन शातिर चोरों का आतंक यूपी भर में फैला हुआ था, जिसके बाद से पुलिस को चोर पकड़ने में फिलहाल सफलता मिल गई है। साथ ही चोरों पर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। जनपद पीलीभीत में थाना माधोटांडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चकपुर निवासी सुखदेव द्वारा दिनांक 18 दिसंबर को यह सूचना दी गई कि उसकी भतीजी लापता है। इस संबंध में थाने पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई। लड़की ने बरामद होने पर बताया कि उसको जबरन एक व्यक्ति जिसका नाम दिलनवाज खान है, उसके द्वारा एक कमरे में बंद किया गया, जहां उसके साथ गलत काम किया गया एवं जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। इस संबंध में थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं दोषी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसमें गंभीर धाराएं जैसे कि पॉक्सो एवं विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन की धाराएं लगाई गई हैं। आगे कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा अपराध संख्या 315/25 में कार्रवाई के तहत थाना अमरिया के कस्बा क्षेत्र में 17 नवंबर 2025 को चोरी की घटना, जिसमें 6 दुकानों के शटर काटे गए थे, उसमें जो फरार अभियुक्त थे उसमें से 3 अभियुक्तों में से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करी गई है। उनमें से 2 जो गिरफ्तार किए हैं उनका नाम है मंगल पुत्र छोटे और दूसरे अभियुक्त का नाम है भरत पुत्र पप्पू। ये दोनों ही ईशापुर गांव जिला शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और इनके द्वारा ये घटना 17 नवंबर 2025 को थाना अमरिया क्षेत्र में की गई। साथ ही साथ 15 नवंबर 2025 को इनके द्वारा भोजीपुरा अंतर्गत बरेली जिला में भी चोरी की घटना कारित की गई। वहां पर इन्होंने गोल्डन मैरिज हॉल के पास जो दुकानें हैं उनके शटर काटने का। वहीं यूपी के हमीरपुर में बांग्लादेश के पीएम का विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है और इसके साथ ही सड़कों पर उतरे कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ रैली निकालकर जमकर नारेबाजी भी की है। बांग्लादेश में हिंदू युवक को जिंदा जलाकर निर्मम हत्या करने के बाद से हिंदुओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि बांग्लादेश में आए दिन हो रही हिंदुओं की हत्याओं से भारतीयों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हिंदू संगठन ने मांग की है कि हिंदुओं को भारत वापस लाया जाए।
सरकार का यूनिटी का पूरा क्योंकि विदेश में बांग्लादेशियों के द्वारा हमारे नेशन सच्चा जो डिपोजिट राशि की गई उस पर बहुत बड़ा आक्रोश है पूरे देश में। उस आक्रोश को जाहिर करने के लिए हमने भी यहाँ पर मुक्ति की है, उसका विरोध प्रदर्शन किया। किस तरीके से आक्रोश जताया है और क्या मांग रहे हैं? उनके द्वारा जो कुछ किए जा रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो साथ नेशन सत्याएँ हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, आज सिर्फ पहली घटना नहीं है, 2 वर्षों से लगातार हो रही है, उसका विरोध जताया गया है और उसको चेतावनी दी गई है। यदि हमारे हिंदुओं को इस तरह से बताया जाएगा, भारत सरकार को भी हमने कहा है कि दबाव बना करके हस्तक्षेप करें हिंदुओं की रक्षा के लिए। क्या नाम है आपका? रामदत्त पांडे, जिलाध्यक्ष। तो वहीं संभल के बहजोई में रेलवे द्वारा रास्ता बंद करने के आरोप के मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम ने बुधवार को रेलवे अधिकारियों के साथ सीमांकन की नापजोख की है और ये कार्रवाई नई बस्ती के लोगों के आवागमन में आ रही बाधा के बाद की गई है। बता दें कि सोमवार को बहजोई मुख्यालय पर स्कूली छात्र छात्राओं और मोहल्ले के लोगों ने जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने डीएम दफ्तर के सामने नारेबाजी करते हुए मोहल्ले का रास्ता खुलवाने की मांग की थी। लोगों का कहना है कि वो दशकों से इन मोहल्ले में रह रहे हैं, लेकिन लगभग 8 दिन पहले रेलवे विभाग ने जेसीबी से खुदाई करके उनके रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया था। इससे मोहल्ले में रह रहे लोग 5000 लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हुआ है। समस्या की जानकारी मिलने पर जिला अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय लेखपालों को बुलाकर दोबारा पैमाइश कराने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से रेलवे कर्मचारियों ने काम रोक दिया था। बुधवार को दोपहर करीब 12 बजे राजस्व विभाग के लेखपालों ने रेलवे कर्मचारी के साथ मिलकर सीमांकन को चिन्हित किया और उच्च अधिकारी के आवागमन करने की बात भी कही है। रेलवे की दिक्कत है भाई, हमें निकलने को रास्ता नहीं है, उठने बैठने में, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत है और कोई भी सुविधा नहीं है। आज तक कोई कुछ नहीं हुआ है। नहीं, रेलवे अपनी बाउंड्री बना रहा है, इतनी गहरी खाई है कि यहाँ पे बच्चे निकल ही नहीं पा रहे। नहीं तो अपनी जमीन तो संरक्षित करेगा। आपकी मुख्य दिक्कत क्या है इससे? हमारी मुख्य दिक्कत ये है कि हमारा कोई रास्ता नहीं है यहाँ पे निकलने। क्या चाहते हैं आप? हम रास्ता चाहते हैं कि हम सबको रास्ता चाहिए निकलने के लिए रास्ता चाहिए। हमारे बच्चे बुजुर्ग और हम महिलाएं भी, 8 दिन से हमारी गाय बंधी है अंदर, वो भी ना निकली है। उस गाय को भी डाल रखी है, इससे भी निकलने परेशानी, एक ही जगह बैठी है। ऐसा है, पिछले 8 दिनों से रेलवे के द्वारा यहाँ पर बाउंड्री वॉल का कार्य किया जा रहा है। बाउंड्री वॉल के द्वारा लोगों का जो आवागमन का रास्ता है उसको बाधित किया जा रहा है और पिछले 50-60 सालों से यहाँ लोग उस रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं। अब सब व्यक्ति को बुनियादी सुविधाओं का अधिकार है, आवागमन का भी अधिकार है। जल निकासी और सफाई व्यवस्था किस प्रकार से हो, इसके बारे में माननीय जिलाधिकारी महोदय से चर्चा हुई। चर्चा उपरांत यहाँ पर जो काम था उसे रुकवाया गया है और इस क्षेत्र के जो अपने लेखपाल महोदय हैं उनके द्वारा भी हमने सीमांकन कराया है। सबसे बड़ी है कि हमारे एक रेलवे ग्राउंड के अलावा इधर साइड के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। हमारा रेल अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें अपने बच्चों के निकलने की और हम सबकी निकलने की रास्ता दी जाए। बाकी हमारे डीएम साहब ने भी कह रखा और रेल अधिकारियों से भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमें रास्ता दे दी जाए, जिससे कि हम लोग आज घर में कैद हुए पड़े हैं, वो थोड़े अपने बाजार या हमारे बच्चे स्कूल या मानो कोई आदमी बीमार हो जाता है, रात में एम्बुलेंस आती है जो राज्य सरकार ने चला रखी है। अगर रास्ता नहीं होगी तो कहाँ एम्बुलेंस आएगी, कहाँ हमारे मतलब मरीज घर में पड़ा तड़पता रहेगा। और आज जब गाड़ी तो वहीं मिर्जापुर के विद्यालय में आयोजित पंखा पोर्टल कैरियर मार्गदर्शन का आयोजन किया गया और जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षण मायाराम ने बच्चों के हौसले बढ़ाए और छात्र और छात्राओं को उनकी रुचि के अनुसार उनके कैरियर को चुनने और उन्हें मार्गदर्शन देने की भी बात कही है। विद्यालय की प्रधानाचार्य ने बताया कि प्रत्येक शनिवार को काउंसलिंग की कक्षाएं चलती है, जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता को भी बुलाया जाता है। छात्रों के कैरियर से संबंधित मार्गदर्शन किए जाते हैं। विद्यालय में छात्र और छात्राओं ने कैरियर से संबंधित प्रोजेक्ट भी तैयार किए और उसे प्रदर्शनी भी लगाई गई है। कैरियर मेले में कई विद्यालयों के शिक्षक और प्रधानाचार्य उपस्थित रहे और सभी ने बच्चों की तारीफ भी की। ये कैरियर मेले का प्रोग्राम है। इसमें बच्चों को पढ़ाई के आगे के जो समय है उनका
उसमें विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, विभिन्न करियर ऑप्शन के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाती है। उसके बारे में उन्हें क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा, ये सब की जानकारी दी जाती है, ताकि बच्चे भय मुक्त और तनाव मुक्त वातावरण का सृजन करते हुए अपने आगे आने वाले करियर के बारे में सोच सकें, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर सकें। विद्यालय का जो भवन है उसको देखा गया, इसके फर्श है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी देखा गया रफ एंड टफ है। इसके बाहर आप देखिए, विद्यालय के बाहर गड्ढा हुआ, अभी कोई बच्चा प्रोजेक्ट अलंकार के तहत इस पे विभिन्न कार्य अभी कराए जा रहे हैं। शीघ्र ही इसको बहुत साफ सुथरा सुंदर बना लिया जाएगा। जी, एक प्रश्न ये है कि आज शहर में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त है, उसको संज्ञान में आपको दिया गया कि उस पर क्या कार्रवाई हुई? गैर मान्यता प्राप्त अगर किसी विद्यालय की शिकायत मिली है तो उस पर कार्रवाई हुई। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बार फिर से छात्र आंदोलन और प्रशासनिक विवादों को लेकर सुर्खियों में है। विश्वविद्यालय परिषद में आए दिन धरना प्रदर्शन और टकराव की सूचनाओं के बीच इस बार इतिहास विभाग के पीएचडी संशोधित ने कथित अनियमितता, जातिगत भेदभाव और शैक्षणिक क्षति का आरोप लगाते हुए आंदोलन छिड़ गया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी 13 पीएचडी छात्र छात्राएं पिछले 3 दिनों से सेंट्रल पीएचडी छात्रों के बैनर तले धरने पर बैठे हैं, लेकिन अब तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस समाधान सामने नहीं आया है। धरना दे रहे छात्रों का कहना है कि वो शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के इतिहास विभाग के पीएचडी शोधार्थी हैं और उनका चयन आरईटी में हुआ है और सभी छात्रों ने 23 मार्च 2025 को मुख्य परिषद में प्रवेश के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान भी किया था और इसके बावजूद भी लगभग 7 महीने बाद 25 अक्टूबर 2025 को विभाग द्वारा जारी की गई प्रवेश सूची में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। धरने पे हमें इसलिए क्योंकि 22 मार्च को हम लोगों ने मेन कैंपस के लिए फ़ीस पेमेंट किया था, मैं एडमिशन के लिए, और 22 मार्च के बाद 6 महीने हमें बाद बुलाया जाता है। 6 महीने तक कुछ नहीं किया जाता। 6 महीने बाद बुलाया जाता है कि आप लोगों को और प्रेफरेंस भरवाई जाती है और बोला जाता है कि आप लोगों को उस हिसाब से कॉलेज भेजा जाएगा। 6 महीने बाद हम लोगों की एक लिस्ट निकाली जाती है 13 लोगों की, जो शोषित, वंचित, पिछड़े और दलित वर्ग से आते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों को कॉलेज भेजा जा रहा है। उसके बाद हम लोग जब उसका विरोध करते हैं, एप्लीकेशन सारे जगह BC तक एप्लीकेशन देते हैं, तो एक अम्बुश पर्सन को नियुक्त किया जाता है जो हमें 2 महीने मेंटली हरासमेंट करके फिर हम ही 13 लोगों को, जो शोषित, वंचित, क्योंकि उधर वाले लोगों को भेजते हैं, किसी और को भेजते तो वो लोग इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते। उनको लगा ये पिछड़े दबे कुचले लोग हैं तो इनको भेजेंगे तो ये लोग शांति से चले जाएंगे, जबकि वहाँ पे कॉलेज में कोई फैसिलिटी नहीं है, ना रिसर्च की फैसिलिटी है, ना लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, ना हेल्थ की फैसिलिटी है और ना ही फेलोशिप वगैरह है। हमारी मांग है कि जब हमने मेन कैंपस में फ़ीस पेमेंट किया हुआ है, 10 महीने हो गए हैं, 10 महीने बाद हमें कॉलेज भेजा जाएगा तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे। मेन कैंपस के लिए फ़ीस दिए हैं, मेन कैंपस में हमें रखा जाए। अम्बेडकर नगर में बांग्लादेश में हुए दीपू चंद्र दास की हत्या से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के पीएम यूनुस का पुतला फूंका है और इसके साथ ही दीप चंद्र दास की हत्या से नाराज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर नगर के पटेल नगर तिराहे से कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकाला गया है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि बजरंग दल बांग्लादेश में घुसकर यूनुस का तख्ता पलट करेंगे। आज हम लोगों का चरण ये है कि हम अपने देश के सरकार को और देश के हिंदुओं को जागरूक कर रहे हैं कि वह द्विपक्षीय वार्ता करके और उस देश के प्रमुख यूनुस जो है उसको होश में ला दें। यदि यह होश में नहीं आया तो अगला कदम निश्चित तौर से होगा कि विश्व हिंदू परिषद निश्चित तौर से बजरंगी जो है वो प्रशिक्षित होगा। हमारे देवी देवताओं की तरह एक हाथ में शस्त्र रखेगा, एक हाथ में शास्त्र रखेगा और मानवीय मापदंडों को, रीति रिवाजों का पालन करते हुए और फिर बांग्लादेश में जिस दिन घुस जाएगा, अगर सरकार नहीं करी, हम 1 महीने तक प्रतीक्षा करेंगे। हमारा विश्व हिंदू परिषद नेतृत्व अगर हमें आदेश करेगा तो निश्चित जो है बजरंगी घुस करके और उसको सत्याच्युत कर देंगे और सरकार समाप्त कर देंगे। इस देश ने ये कितने कमजोर लोग हैं, इतिहास बताता है कि 1 लाख सैनिक शस्त्रों के साथ
समर्पण कर दिया था जब बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ। वह तो हुंकार बजरंगी भरेगा घुस करके तो वह देश छोड़कर भाग जाएगा। अमेठी में धारदार हथियार से हमला कर युवक के हत्या का मामला सामने आया है। बीते रात को देर शाम घर से निकले युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके चलते गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या किसी पुरानी रंजिश को लेकर की गई है। घटना के बाद से परिजनों में भारी आक्रोश भर गया है। उन्होंने हत्यारे को तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है, जिसके चलते परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और पुलिस मामले की फिलहाल पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमीरपुर जिले के नेशनल हाईवे 34 पर एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए और एक किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद से ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। घायल युवक ने बताया कि उनके भाई और भाभी गाँव में कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और वापस आते समय यह हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे पर बाइक खड़ी करके एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और इस दुर्घटना ने उनके भाई घायल हो गए हैं, जबकि भाभी की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और आगे की जांच पड़ताल फिलहाल शुरू कर दी गई है। यूपी के महोबा में 10,000 की रिश्वत लेते हुए लोक सेवक रंगे हाथों पकड़ा गया है और ऐसे में बताया जा रहा है कि लोक सेवक ने दुर्घटना बीमा रिकवरी के नाम पर रुपए की मांग की थी, जिसके चलते पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से मामले को लेकर संपर्क किया था। पीड़ित की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। दास जी महाराज, नंगारा घाट। हमारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था 2019 में, उसका क्लेम बना था करीब 7,20,000, जिसकी रिश्वत मांग रही थी अमीन साहब के साथ। तो फिर हमने शिकायत की तो उन्होंने 10,000 रुपया देते हुए पकड़ा। तो कितना पैसा मांग रहे थे जी? 15,000 मांग रहे थे। फिर हमने कहा हम बाबा आदमी और हम 10 देंगे, जब आएंगे जब मिलेगा। बोले नहीं, अभी देना होगा, इसके बाद हम। कौन मांग रहे थे? कौन है जी? अमीन साहब, अमीन के अध्यक्ष बता रहे थे। क्या नाम है? के साहब जी। पनवाड़ी में इन्होंने ये कुल पहाड़ में मिले, कुल पहाड़ से बोले हम हैं आपके अमीन और आपकी उगाई जब करेंगे जब हमें आप कुछ देंगे। कैसे आप लोगों ने? तो हमने इनमें शिकायत की, यहाँ महोबा मुकदमा चल रहा है, तो यहीं जाके हम मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब आप रुपये दोगे हमें सूचना देना। यूपी के अमेठी में हत्या के मामले पर नई खबर अब सामने आई है। बता दें कि धारदार हथियार से हमला कर युवक की हत्या का मामला अब तेज हो गया है। घटना के बाद से परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हत्यारों को तत्काल गिरफ्तारी और विवादित जमीन की कार्रवाई की मांग की गई है। पोस्टमार्टम के बाद से शव घर में रखकर परिजनों ने कई घंटों तक सड़क जाम लगा दिया। सूचना पर सीओ, नायब तहसीलदार और कोतवाल मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुट गए। कौन जी आप जो मृतक हैं, आप इनके कौन हैं? ये हमारे भाई हैं। आप सौ रखे थे, प्रशासन आया, आपकी क्या मांगे थी, प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? ये जमीनी विवाद को लेकर इतना बड़ा हत्याकांड हुआ है। इसमें 6 लोग थे, 6, 7, 8 लोग जो थे मिलकर अनजाने नहर पे ले जाकर मार के फेंक दिए थे। उसके बाद अब हम चाहते हैं प्रशासन से कि हमारे समस्या का निस्तारण किया जाए। जिस जमीन का विवाद है उसका पूरी तरीके से निस्तारण किया जाए और उस लेखपाल पर कार्रवाई की जाए जिसके द्वारा ये हुआ है। क्या आप प्रशासन से आपने क्या मांगा? प्रशासन ने क्या आपको आश्वासन दिया? प्रशासन से हमने मांगा कि हमारी ज़मीन जिस ज़मीन के लिए विवाद है उसका सही तरीके से निस्तारण किया जाए। और उसके बाद उन्हें निस्तारण करने के लिए आश्वासन दिया है 2 दिन बाद। आप संतुष्ट हैं? अब करेंगे तो। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के परिवार में बड़ी खुशखबरी आई है। उनके भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के घर एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है और इस खुशी को खबर खुद मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। बसपा चीफ मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की पुत्री के रूप में परिवार में नए सदस्य की प्राप्ति पर सभी लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने आगे कहा कि आकाश आनंद ने अपनी बेटी को
बहन जी यानी कि मायावती खुद की तरफ बहुजन समाज के मिशन के प्रति समर्पित करने की इच्छा जताई है, जिसका उन्होंने भरपूर स्वागत किया है। मायावती ने यह भी बताया कि मां और बेटी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इसके साथ ही मायावती ने ये पोस्ट शेयर किया है। आकाश आनंद बसपा में युवा चेहरा हैं और पार्टी के महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उनके परिवार में इस नए मेहमान के आने से पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि बेटी का जन्म होते ही पोस्ट में परिवार की अगली पीढ़ी को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया गया है। आकाश आनंद की बेटी का जन्म होते ही उनके बहुजन समाज के मिशन में समर्पित करने का ऐलान कर दिया गया है। आकाश आनंद और प्रज्ञा की शादी 26 मार्च 2023 को गुरुग्राम में हुई थी और इसके बाद से नोएडा में उनका रिसेप्शन हुआ था। आकाश आनंद की पत्नी एक डॉक्टर हैं और बीएसपी के पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी हैं। आकाश आनंद ने 2017 में सहारनपुर की रैली में मायावती के साथ मंच साझा किया था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।